हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल तो है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है। चलिए तो शुरू करें क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जो कि ओके एक सेकंड। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की आर्टिकल की क्लास चल रही थी, जिसमें कि हमने इसकी ऑलरेडी एक क्लास कर ली है। इसका बेसिक फंडामेंटल बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड क्लास की। तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट फिर क्लास को यहाँ से। तो जो हमने पढ़ लिया एक बार हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो मैंने कल की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया, एक सेकंड आपके कमेंट्स थोड़े से ऊपर कर लेता हूं मैं अभी, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको क्या क्या बताया था बेटा। तो डिटर्मिनर क्या होता है, आर्टिकल किसका पार्ट होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि नाउन किस में कब बदलाव आता है, कब नहीं आता है। और फिर जब भी हमारे पास कभी कोई नाउन अकेला लिखा होता है तो उसको डिटर्मिनर की जरूरत होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनर हमने जो है यहाँ पे कैसे लगाना होता है वो सब कुछ हुआ। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल दो तरीके से यूज किए जाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक आता है द, और इंडेफिनेट आपका होता है ए और एन, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे चले तो मैंने आपको समझाया था एक एग्जांपल देकर के कि किस तरीके से यहाँ पे बुक शॉप का एग्जांपल दिया था कि इसने किताब खरीदी है। तो जब आप बोलने वाले स्पीकर, सुनने वाला लिसनर दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही होती है, तो वहां पे वो चीज डेफिनेट हो जाती है तो द लगाते थे, इंडेफिनेट होती है तो एन लगाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हमने किया था। फिर उसके बाद और आगे चले तो हमने बात करी कि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल जो द जो यूज किया जाता है वो कैसे होता है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया था। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में समझ में आ गया होगा उनको, जो इंग्लिश वाले हैं उनको इंग्लिश में बेहतर तरीके से क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद फिर और आगे चले तो मैंने आपको बताया था कि वॉल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से कैसे करके हम इसको चेंज करते हैं। कैसे वॉल यानी कि स्वर आता है तो हम एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट आता है तो हम वहाँ पे अ का यूज करते हैं। ये सब चीजें हो गई थी, राइट, क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर और आगे चले तो फिल इन द ब्लैंक में हमारा यहाँ तक मैंने आपको करा के छोड़ दिया था और कहा था यहाँ से हमें शुरू करना है, मतलब आज की क्लास यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ओके आगे चलते हैं। तो अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि किस तरीके से वॉल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से इसको हम करते हैं। तो अब इसको एक बार आप लोग फिल करके बताएंगे जरा, इसमें आप लोगों ने क्या लगाया था। चलो इसको रोको, यहाँ पे बताओ ऑनेस्ट मैन में क्या आएगा आपका। तो देखो जब हम इसको मुंह से बोलते हैं इसका साउंड जब निकलता है तो ऐसे निकलता है ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोले, हाँ तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या बोला बेटा, ऑनेस्ट। तो ओ से निकला साउंड इसका, तो ऑनेस्ट ओ से निकला, यानी कि आपका क्या है, एक वॉल है, स्वर है ना। तो स्वर है तो क्या आना चाहिए आपका, तो एन आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, तो स्वर के हिसाब से, स्वर के हिसाब से एन आ गया। अमेरिकन सोल्जर तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जाएगा बेटा, एन आ जाएगा ऑब्वियसली। यूरोपियन मैन, जैसे यहाँ पे था बेटा आपका यूनिवर्सिटी, यहाँ पे था यूनियन मिनिस्टर, वैसे ही यहाँ पे यूरोपियन या से स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, सिर्फ आ जाएगा। अगला इंडियन रिवर, तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, एन इंडियन रिवर, ठीक है। इंडियन ओशन, तो यहाँ पे ए और एन का यूज तो नहीं किया जाएगा, ए और एन को छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इंडियन ओशन नहीं, अभी नहीं बता रहा, रुक जाओ पहले बाकी को फिल कर लेते हैं। ऑरेंज में आपका एन आ जाएगा, एजुकेटर में आपका एन आ जाएगा। अब एक 30 नंबर का इंडियन ओशन, ये क्यों हमने खाली छोड़ दिया, ये वाला और ये वाला। चलिए मैं बताता हूं, देखो होता क्या है बेटा कि ये वाला जो ईयर और ईयर है जो है, एक्चुअल में यहाँ पे तो आपका आना चाहिए एन और यहाँ पे आ जाएगा आपका अ, लेकिन ऐसा क्यों, सुनने में तो सर वो भी ईयर है और ये भी ईयर है, ऐसा नहीं होता बेटा। सुनने में नहीं जाना हमको, सुनना मतलब हम गलत सुनने में नहीं जाना, गलत हम सुनते हैं बचपन से। ये वाला जो होता है बेटा, इसको तो हम ईयर बोलते हैं यानी कि कान, इसको तो हम ईयर ही बोलेंगे यानी कि कान। लेकिन ये वाला जो शब्द होता है बेटा, इसके लिए हम ईयर नहीं बोलते, सिर्फ ईयर बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ये नहीं कहते हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, इसका मतलब पता क्या हुआ, नया कान मुबारक हो, ये तो गलत हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर कभी नहीं होता, नया कान मुबारक नहीं करना आपको, ठीक है, नया साल मुबारक कहना है। अगर आपने हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, ईयर ये वाला, तो इसका मतलब आपने कहा नया कान मुबारक हो, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब इसको कहते हैं मुंह से, तो इसको ध्यान से बोलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे बेटा। अगला आपके सामने आता है इंडियन ओशन। अब यहाँ पे देखिए आपका इंडियन रिवर जो था, यहाँ पे तो आपका एन आ गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ की बात करी तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, देखो इंडियन रिवर कई हो सकते हैं, जैसे इंडियन रिवर में गंगा, यमुना, है ना, नर्मदा, ताप्ती, बतेरे हैं, कितने सारे हैं। लेकिन इंडियन ओशन पूरी दुनिया में तो एक ही है, पूरी दुनिया में तो एक ही है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई चीज पूरी दुनिया में एक अकेली एकलौती है तो वहाँ पे ए और एन कभी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ये तो उस चीज का एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप एक पर को दा लगा सकते हो लेकिन ए एन नहीं लगा सकते, आप ए और एन को फिल नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने बाहर एक लड़का देखा, मैंने बाहर एक लड़के को देखा, मैं ये बोल सकता हूँ आई सॉ अ बॉय आउटसाइड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बॉय है ना, तो प्लूरल हो सकता है, बॉय को बॉयज बन सकता है, कॉमन सी बात थी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैंने बाहर एक पंकज देखा, तो मैंने बाहर एक दीपक देखा, मैंने बाहर एक विक्रम देखा, ये गलत हो जाएगा। एक विक्रम देखा, एक पंकज देखा, कोई लॉजिक है नहीं, यानी कि ये एक प्रॉपर नाउन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ए एन नहीं आता, ठीक है। अब आप कहोगे सर दा लगाएंगे क्या, नहीं बेटा, दा प्रॉपर नाउन में, दा जो होता है वो प्रॉपर नाउन में किस कंडीशन में आता है वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये तो दुनिया में एक ही है ना, एक लौता एक मात्र, इसलिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हो तो, ठीक है, बढ़िया। ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बिल्कुल। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब आप लोगों को ए और एन का कैसे कैसे यूज करना था वो सब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। उम्मीद है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं बची होगी। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको एक और चीज सीखने को मिलती है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन पहले मैं आपको एक बार प्रेजेंट करता हूँ। जैसे आई नो दैट गर्ल हु नेवर टेल्स अ लाई, मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कभी झूठ नहीं बोलता। खैर यहाँ पे आपका दा आएगा, लेकिन क्यों, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है अभी बताता हूँ आपको, ताकि ये समझने में दिक्कत ना हो। आगे मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि भाई किन किन के साथ कंपलसरी दा लगाएंगे ही लगाएंगे, अभी मिलेगा आपको आगे, ठीक है। देखिए
लिखिए मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे। लैंग्वेज नेशनैलिटी में फ़र्क बताता हूँ आपको, लिखिएगा। लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। लैंग्वेज और नेशनैलिटी में डिफरेंस क्या होता है? कुछ सेंटेंसेस लिखिएगा मेरे साथ ज़रा। जैसे मैंने कहा, द स्पेनिश इज एन द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। अगला, जर्मन killed a great number of slaves in the Second World War. अगला, the French does not like to visit other countries. Another country ऐसे लिख लो। अगला, नेक्स्ट, फ्रेंच जर्मन ऐसे नहीं, रशियन सर्व्स नॉन-वेज टू देयर गेस्ट। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ, राइट। अब इसको जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे एरर है कहाँ नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, इन सभी के अंदर आप गौर करना, यहाँ पे स्पेनिश लिखा है, जर्मन लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर आपके पास फ्रेंच लिखा है, रशियन लिखा हुआ है, सभी में कोई ना कोई लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, सभी में कोई ना कोई लैंग्वेज है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि लैंग्वेज और नेशनैलिटी में कुछ फर्क होता है। अगर यहाँ पे हम सिंपल ऐसे नॉर्मली ऐसे लिख दे इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज, हम एक भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये एक भाषा के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे द लगा दूं, द इंग्लिश, इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग। क्या हो जाएगा? अंग्रेज। वैसे अगर मैं कहता हूं फ्रेंच, इसका मतलब फ्रांस की भाषा, और वही अगर मैं कहता हूं द फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के लोग। ठीक है, वैसे जर्मन यानी कि जर्मनी की भाषा, और वही द जर्मन यानी कि जर्मनी के लोग। ठीक, वैसे रशियन यानी कि रशिया की भाषा, और अगर मैं द लगा दूं इसके आगे, द रशियन, इसका मतलब हो गया है रशिया के लोग, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके आगे द लगा देते हैं तो वहां पे वो पूरी की पूरी उसकी नेशनैलिटी बन जाती है। समझा आप मेरी बात को? वैसे स्पेनिश यानी कि स्पेन की भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे द का यूज करके कहता हूं द स्पेनिश, इसका मतलब हो गया स्पेन के लोग, यानी कि वहां की नेशनैलिटी, वहां के लोगों के बारे में बात हो रही है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब जैसे सेंटेंस कहां गया, जैसे सेंटेंस की बात करते हैं, मैंने कहा द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। स्पेनिश जो भाषा है ना, बहुत आसान भाषा है, बहुत आसानी से कोई भी सीख सकता है। तो द स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि भाई यहाँ पे क्योंकि भाषा की बात हो रही है कि वो बहुत आसान भाषा है, तो यहाँ पे आपको द नहीं लगाना चाहिए, ये आपका गलत है। तो सीधा बोलेंगे स्पेनिश इज एन इजी लैंग्वेज, यानी कि स्पेनिश जो है बड़ी ही आसान भाषा है। अगला है जर्मन किल्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मन किल्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्लेव्स, तो जर्मन भाषा ने लोगों को मारा या जर्मनी के लोगों ने मारा? तो ऑब्वियसली जर्मनी के लोगों के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे द जर्मन हो जाएगा, यानी कि जर्मनी के लोग। क्या हो जाएगा? द जर्मन यानी कि जर्मनी के लोगों के बारे में बात हो रही है। सबको क्लियर हुआ? हाँ कि ना? एक बार कमेंट करके बताइए बेटा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जर्मनी के लोगों ने मारा होगा। अगर अकेला जर्मन लिखा होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि जर्मनी की भाषा ने मारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्रेंच डज नॉट लाइक, अब यहाँ पे द फ्रेंच लिखा है सर, यहाँ पे तो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा है रशियन सर्व नॉन-वेज टू देयर गेस्ट, यानी रशियन भाषा थोड़ी सर्व करेगी, रशिया के लोग। तो यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए द रशियन सर्व नॉन-वेज, ऐसे करके। सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए एक बार। लेकिन थर्ड वाले में एक मिस्टेक है, अभी नहीं बताया मैंने, अभी बताऊंगा आपको। पहले मुझे बताइए 1, 2 और 4, ये बाकी तीनों सेंटेंस आपको क्लियर होगा अच्छे से? सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 100% क्लियर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं वेट कर रहा हूं। चलो, हो गया? मैं आगे चलूं? देखो, तो आपने क्या सीखा बेटा कि जब हम दा लगा देते हैं तो वो नेशनैलिटी बन जाता है। तो सेंटेंस डिपेंड करता है सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। वहां पे नेशनैलिटी की बात कहना चाह रहा है वो सेंटेंस, या फिर वहां पे वो लैंग्वेज की बात कहना चाह रहा है वो सेंटेंस, क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से बात आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो है वो एक लैंग्वेज के बारे में था, सेकंड और फोर्थ ये नेशनैलिटी के बारे में था। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है द फ्रेंच डज नॉट लाइक टू विजिट अनदर कंट्रीज। तो यहाँ पे द फ्रेंच डज नॉट लाइक, कैसे गड़बड़ सा लग रहा है यहाँ पे? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास गड़बड़ ये है, तब द फ्रेंच तो ठीक था क्योंकि बात नेशनैलिटी के लोगों की होनी थी। लेकिन एक बात सोचिए कि जब हमारे पास बात लैंग्वेज की होती है तो वहां पे हमेशा वर्ब कैसी आनी चाहिए बेटा? तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। कैसी आनी चाहिए बेटा? वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर। लेकिन अगर बात नेशनैलिटी की होती है बेटा, तो उस केस में वर्ब आनी चाहिए आपकी प्लूरल। कैसी? वर्ब आनी चाहिए आपकी प्लूरल के फॉर्म में। तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेशनैलिटी की बात थी, ठीक है, पहले लैंग्वेज की बात थी कि स्पेनिश आसान भाषा है, तो यहाँ पे स्पेनिश इज आ गया था, बहुत आसानी से आ गया था। स्पेनिश इज आगे कि नहीं आ गया? है ना, क्योंकि बात लैंग्वेज की थी, सिंगुलर आना चाहिए था, तो सिंगुलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब बात उसकी आ गई, नेशनैलिटी की आ गई, तो वर्ब भी तो उसी हिसाब से चलेगा ना। तो वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सर्व लिखा है, सर्व्स तो नहीं लिखा था, सर्व लिखा है ना। तो हमें यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी देखो यही छोटी सी मिस्टेक है जो दिख रही है, वो ये है कि डज नॉट नहीं आना चाहिए था, डोंट आ जाएगा, प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा।
बस हो गया सेंटेंस सही। द फ्रेंच डोंट लाइक, ऐसे द फ्रेंच डोंट लाइक। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताइए एक बार। देखो मुझसे पहले आंसर अभिमन्यु ने दे दिया था, शाबाश बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर आपको करने थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे हम ये कहते हैं कि मैं अंग्रेजी का टीचर हूं, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, तो जनरली हम कई बार ऐसा लोगों को बोलते देखते हैं, आई एम एन इंग्लिश टीचर। कई बार आपने देखा पढ़ा बोला सुना कहा होगा कईयों के मुंह से, आई एम एन इंग्लिश टीचर। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली तो गलत नहीं है, लेकिन हमारे रेफरेंस में ये गलत हो जाएगा। यानी हमें जो कहना है उस वे में ये गलत हो जाएगा। आई एम एन इंग्लिश टीचर ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ये आपका ऐसा ना कह करके हमको इसको ऐसे कहना पड़ेगा कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर ऐसा क्यों? यूं भी तो सही हो सकता है। अभी समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा है, ठीक है। आज कुछ नया सीखने वाले हो, ध्यान से सुनना। जैसे मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई सॉ एन अमेरिकन डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर। आई सॉ अ फ्रेंच एक्टर, आई सॉ अ स्पेनिश स्पेनिश सोल्जर, आई सॉ एन इंग्लिश साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। आई सॉ एन इंग्लिश टीचर, ठीक। देखिए अब यहाँ पे आई सॉ एन अमेरिकन डॉक्टर, यहाँ पे इसकी मीनिंग पता है क्या आ रही है? यहाँ पे इसकी मीनिंग आ रही है कि आई सॉ एन अमेरिकन डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को देखा जो कि अमेरिकन था, यानी कि जो अमेरिका का था। आई सॉ अ फ्रेंच एक्टर, तो मैंने एक एक्टर को देखा जो कि फ्रांस का था, यानी कि वो फ्रेंच था। आई सॉ अ स्पेनिश सोल्जर, मैंने एक सोल्जर को देखा जो कि स्पेन का था, स्पेनिश था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आई सॉ एन इंग्लिश साइंटिस्ट, मैंने एक साइंटिस्ट को देखा जो कि अंग्रेज था। जैसे आप यहाँ पे डॉक्टर भी लिख सकते हो, आई सॉ एन इंग्लिश डॉक्टर, मतलब मैंने एक डॉक्टर को देखा जो कि अंग्रेज था। आई सॉ एन इंग्लिश टीचर, मैंने एक टीचर को देखा जो कि अंग्रेज था। समझे? यहाँ पे ये नहीं आया इसका मतलब कि मैंने अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर को देखा। यहाँ इसकी मीनिंग आ रही है कि मैंने एक टीचर को देखा जो अंग्रेज था। यहाँ पे आप इंग्लिश की जगह फ्रेंच लगा के देखो, आई सॉ अ फ्रेंच टीचर, आई सॉ एन अमेरिकन टीचर। तो वहाँ पे मीनिंग क्या हो जाती है कि मैंने एक टीचर को देखा जो अमेरिकन था, मैंने एक टीचर को देखा जो फ्रेंच था, रशियन था। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे वो टीचर सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है वो हमें आगे लगाना पड़ेगा कि आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैंने एक अंग्रेज टीचर को देखा जो क्या पढ़ाता है, तो जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से आई सॉ एन इंग्लिश टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए, सबको डन? इस तरीके से बेटा हमको सेंटेंस लिखना होता है। तो जब हमने यहां पे बात करी कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसकी मीनिंग ये निकली कि मैं एक अंग्रेज अध्यापक हूं, अंग्रेज अध्यापक हूं, यानी कि मैं खुद ही अंग्रेज हूं, ये इसकी मीनिंग आ गई, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूं, मैं अंग्रेजी सब्जेक्ट का या अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूं, ये इसकी मीनिंग आ गई, ठीक है। विषय या भाषा, मैं अंग्रेजी विषय का या मैं अंग्रेजी भाषा का अध्यापक हूं। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से मुझे बताइए। तो मैं एक अंग्रेज अध्यापक हूं, आई एम एन इंग्लिश टीचर, और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूं, मतलब इंग्लिश भाषा पढ़ाता हूं, तो आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे कहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के बाद अगर आप कभी भी ये कहें कि मुझे आरके सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये मत कहना आरके सर इज एन इंग्लिश टीचर, नहीं भाई मैं अंग्रेज नहीं हूं। ये मत कहना आरके सर इज एन इंग्लिश टीचर, नहीं, आप ऐसे कहेंगे आरके सर इज माय टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे बेटा जब हम
हमने इंग्लिश के साथ एन लगाया ना, तो ये आपकी इंडिविजुअल की नेशनलिटी बन गई। किसकी? तो इंडिविजुअल की नेशनलिटी बन गई। तो यहाँ पे आपने देखा था कि लैंग्वेज नेशनलिटी, और यहाँ पे एक और होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नेशनलिटी। ठीक है, यहाँ पे तो थी वो भाषा की बात, यहाँ थी वो सबकी बात एक साथ, यहाँ इंडिविजुअल की भी बात होती है, इंडिविजुअल की भी नेशनलिटी होती है। तो अगर हम अकेला इंग्लिश लिख रहे थे तो वो भाषा, दा लगा दिया तो वो नेशनलिटी, मतलब पूरे अंग्रेज लोगों के बारे में बात हो गई। वही अगर हम एन लगा दे, एन इंग्लिश यानी कि एक अंग्रेज आदमी, एक अंग्रेज, और फ्रेंच यानी एक अकेला फ्रांस का आदमी, और जर्मन यानी अकेला एक जर्मनी का आदमी, ठीक है, और रशियन, स्पेनिश। सबको समझ में आया बेटा? सबको क्लियर हुआ? यानी कि अगर हम ए या एन लगा रहे हैं तो तभी वो नेशनलिटी है, लेकिन इंडिविजुअल की नेशनलिटी है। मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? मतलब वो अकेले एक बंदे की नेशनलिटी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आई सॉ, यहाँ पे हमने कहा आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास क्या आया? एन इंग्लिश आया। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक अंग्रेज अध्यापक है, मतलब वो पर्सन जो है ना वो खुद एक अंग्रेज है। ठीक है, वो खुद एक अंग्रेज है, वो पर्सन जो है वो खुद ही अंग्रेज है, ये इसकी मीनिंग आ जाती। ठीक है, चलिए निष्ठा ओझा क्लियर है? जल्दी से बताइए। तो आई सॉ एन, आई एम एन इंग्लिश टीचर, यानी कि मैं एक अंग्रेज हूं जो कि अध्यापक है। सबको क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इंडिया का नाम क्यों नहीं मेंशन किया यहाँ पे? भाई यहाँ पे इंडिया का नाम मेंशन भी तो हो सकता था ना, जब इतने सारे हमने नियम लिखे हैं यहाँ पे, तो इंडिया का भी तो होना चाहिए था। यहाँ पे इंग्लिश लिखा तो द इंग्लिश, फ्रेंच द फ्रेंच, जर्मन द जर्मन, है ना, रशियन द रशियन, इस समय आ गया। लेकिन क्या यहाँ पे इंडिया का वर्ड लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा बेटा? वो इसलिए नहीं लिखा, इसने लिखा बेटा क्योंकि इंडियन नाम की कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, ये रूल वहां इंप्लीमेंट किया जाएगा जहां देश और भाषा का नाम एक हो। ठीक है, जैसे स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में इंडियन नहीं बोली जाती, इंडियन नाम की कोई भाषा नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बोली जाती है, पाकिस्तानी कोई भाषा नहीं है, वहां पे उर्दू है। समझे मेरी बात को? ठीक है, उर्दू पंजाबी पश्तूनी वो सब चलता है, इंडिया में कोई एक इंडिविजुअल भाषा नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंडियन नाम की कोई भाषा नहीं है। हाँ, हिंदी हम कहें तो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी, आप मतलब जब हमारे देश का कोई बंदा बाहर जाता है ना तो उसको हिंदी बोला जाता है कि यू आर हिंदी, आर यू हिंदी, ऐसे करके, मतलब क्या तुम इंडियन हो। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से बताइए। हाँ सर, अ इंडिया या एन इंडिया? अ इंडिया या एन इंडिया? अरे बेटा, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होता है तो उसके आगे आप ए एन नहीं लगाते बेटा। इंडियन में लगा सकते थे, एन इंडियन टीचर, एन इंडियन डॉक्टर, तो वहां पे हम कहते हैं कि वो इंडिया का निवासी है। निवास के हिसाब से हो सकता था उसका कि कहाँ लोकेटेड है वो। ठीक है, अब चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो यहां पे आपने क्या सीखा? जो बच्चे की कंफ्यूजन थी दूर हो गई कि सर यहां पे हमने ऐसा क्यों मेंशन नहीं किया, बाकी का तो लिखा अपना क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देश और भाषा का नाम एक होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये आपका हो जाता आई एम एन इंग्लिश टीचर, यानी कि मैं एक अंग्रेज अध्यापक हूं, और मुझे कहना है कि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं, तो आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो शब्द लिखा है इसके आगे एन भी नहीं आना चाहिए और दा भी नहीं आना चाहिए। अगर हम एन या दा में से कुछ भी लगा देते तो वो इंडिविजुअल या पूरी प्रॉपर नेशनलिटी बन जाती सबकी। तो हमें तो भाषा रखनी थी ना, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश यानी कि भाषा हो गई अंग्रेजी विषय, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी विषय। यहाँ पे इंग्लिश जो हमने मेंशन किया इसका मतलब अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी विषय की बात करी। हाँ अरविंद बिल्कुल, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने तो दो, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको और चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी जो चीज आप पूछ रहे हो ना वो भी आगे आएगा। अभी मैं सीधा जंप मार दूंगा वहां पे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर आपको या कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे ना तो सब कुछ क्लियर होगा। अभी आगे नाउन वगैरह भी आएगा तो वहां पे भी बहुत कुछ सीखोगे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला लिखिए। देखो बेटा, इंग्लिश में नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो सर प्रोनाउन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो सर प्रोनाउन की जरूरत होती है। नाउन जो है ये रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन। उसी तरीके से हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये रिप्लेस होता है किसके द्वारा बेटा? तो डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा। डेफिनेट आर्टिकल के द्वारा। कुछ पूछ रहे बेटा? हेलो गुरुजी, आप इंग्लिश ऐप ऐप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे सभी सब्जेक्ट से आसान लगने लगी है, रीजनिंग से भी आसान। अच्छा सूरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, ये तो आपका टैलेंट है कि आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ पा रही है बच्चे, ये तो आपका टैलेंट है। देखिए, तो इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या समझाया कि नाउन को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा बच्चों? तो प्रोनाउन के द्वारा। नाउन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन और इंडेफिनेट आर्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन सर ये ऐसा कैसे हुआ? अभी बताता हूं बेटा, ऐसा समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे छोटा सा मैं कहानी का पात्र लेता हूं। देयर वॉज डैश फार्मर वुड लिव इन अ विलेज in dash village dash farmer was very poor and dash village was vast. One day dash farmer decided to go outside of dash village and start dash new business.
चलो जैसे ये मैंने एक छोटा सा कहानी का पार्ट दिया, कहानी का टुकड़ा दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो देखो, तो यहाँ पे विलेज एंड स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस, स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक बेटा आपको कहानी का ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे करके पूरी कहानी लिखनी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ए एंड दा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है उसको सुनिएगा। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में पहले मेंशन किया, इंडेफिनिट आर्टिकल से यहाँ से मेंशन करना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम डेफिनेट पे चलेंगे। जैसे यहाँ हमने बात स्टार्ट करी कि एक गांव में एक फार्मर रहा करता था। अब ये बताइए कि ये जो फार्मर है, ये जो फार्मर की जो बात हो रही है, ये बताइए कि ये फार्मर का क्या कोई नाम मेंशन है, क्या कोई नाम दिया हुआ है? नहीं। क्या ये फार्मर के बारे में कुछ और डिटेल बताइए कि क्या फार्मर के बारे में यहाँ कुछ और मेंशन था पहले से? नहीं। मतलब ये फार्मर अभी हमारे लिए बिल्कुल नया नया नाम दिया हुआ है, नया नया नाम गिवन है फार्मर का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये हमारे लिए इंडेफिनिट है, मतलब वी डोंट नो अबाउट इट, ये हु इज द फार्मर, हु द फार्मर इज, वी हैव नो आइडिया। तो ऐसे में अभी हमारे पास ये क्या है, इंडेफिनिट है, तो हम ए या एन में से कोई एक लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ फार्मर वुड लिव इन डैश विलेज। अब यहाँ पे बात आती है विलेज की, तो वुड लिव इन डैश विलेज। अब यहाँ पे बेटा जब हमने बात करी कि एक गांव में एक फार्मर था जो कि गांव में रहा करता था, तो गांव का भी नाम मेंशन नहीं है, गांव का भी नाम मेंशन नहीं है और फार्मर का भी नाम मेंशन नहीं था। तो ऐसे में जब गांव और फार्मर का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, मतलब कौन है, किसके बारे में है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं गिवन है, तो ऐसे में बेटा ये भी हमारा क्या है, इंडेफिनिट है, तो अ लगा दिया। तो देयर वाज अ फार्मर वुड लिव इन अ विलेज, तो यहाँ पे भी आपका आ गया और यहाँ पे भी आपका लिखा आ गया। अच्छा, और आगे चलते हैं। डैश फार्मर वाज वेरी पुअर, यानी कि वो जो फार्मर था वो बहुत ही क्या था, तो पुअर था, यानी कि गरीब था, वो फार्मर बहुत ही ज्यादा गरीब था। अच्छा, ये जो फार्मर के बारे में बात आई ना, अब आप समझ गए कि ये फार्मर कौन, तो सर ये वाला फार्मर जो ऊपर ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। जब ऊपर जो बोला गया नाम है, जो बोला गया फार्मर है, उसी का नाम यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये फार्मर के आगे हम दा लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये डेफिनेट हो चुका होगा। कौन सा फार्मर, सर ये वाला फार्मर। कौन सा विलेज, तो ये वाला विलेज, मतलब जिसके बारे में पीछे बात बोली जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पे दा लगा देंगे, ठीक है। अब वैसे ही और आगे चलते हैं। वन डे डैश फार्मर डिसाइडेड, वन डे की एक बार की बात है कि वो जो फार्मर था, कौन सा फार्मर, ये वाला फार्मर, तो द फार्मर, वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू गो आउटसाइड ऑफ डैश विलेज, कौन सा विलेज, तो सर ये वाला विलेज। यानी कि पहली बार में जब नाम बोला जाता है तो आप वो चीज इंडेफिनिट होती है, लेकिन जब दोबारा से वो नाम आता है, यानी कि जब वो रिपीट हो रहा है, तो दा लगाते जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। एंड स्टार्ट डैश न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे न्यू बिजनेस एक नया नाम आया है, एक नया नाउन आया है, तो यहाँ पे आपको ए एन लगाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यानी कि जब हमारे पास वो चीज पहली बार आती है, कोई भी नाम नया नया आता है, तो वहां पे ए या एन लगाया जाता है, राइट। लेकिन जब वही नाम रिपीट हो जाए तो वहां पे द फार्मर द विलेज, द फार्मर द विलेज आया। लेकिन अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, न्यू बिजनेस, तो यहाँ पे भी अ लगाया। लेकिन जब वही बात आगे रिपीट हो जाएगी, वही बात आगे बढ़ेगी और रिपीट हो जाएगी, तो अब यहाँ पे दा लगा देंगे। जैसे अगर मैं सेंटेंस आगे ऐसे बढ़ाता, कहानी आगे बढ़ती कि कुछ टाइम के बाद वो नया बिजनेस जो है वो बहुत ही तरक्की कर गया, ठीक है, तो आगे बात करते तो सेंटेंस ऐसे हो जाता कि आफ्टर सम टाइम द न्यू बिजनेस, राइट। तो वहां पे हमें दा लगाना पड़ता कि द न्यू बिजनेस ऐसे करके, वो बहुत आगे बढ़ गया, तो द उसके आगे दा लगा देते। क्यों? क्योंकि पहले ही उसका इंट्रोडक्शन यहाँ हो चुका है। सबको क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बोलिए, सभी को समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? जल्दी बताइए। ठीक है। हम्म चलो, गॉट इट, डन। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है, और वो क्या है बेटा, कि देखो द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। द प्लस नाउन इक्वल्स प्रोनाउन, द प्लस नाउन इक्वल्स प्रोनाउन, यानी कि जब भी हम द के साथ नाउन जोड़ते हैं बेटा, तो ये हमारा क्या बन जाता है, तो ये हमारा बन जाता है प्रोनाउन। द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक बार, द प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन कैसे हुआ, उस चीज को समझो। जैसे हम यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या लिखा था, द फार्मर। आप एक काम कीजिए, द फार्मर की जगह पे ना ही पढ़ के देखना एक बार, जरा क्या बन पा रहा है, एक बार इसकी जगह पे ही पढ़ के देखो। मैं इसको हटाता हूँ, द फार्मर को मैंने यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे मैंने ही लिख दिया। पढ़ना सेंटेंस बना कि नहीं बना? तो देयर वाज अ फार्मर वुड लिव इन अ विलेज, उसके बाद ही वाज वेरी पुअर, ही का मतलब कौन, फार्मर। और यहाँ पे जब मैं विलेज की बात को रिपीट कर रहा हूँ तो इसको हटाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है, भी तो नहीं लगा सकते, शी भी नहीं लगा सकते भाई, नॉन लिविंग थिंग है, फार्म विलेज की बात हो रही है तो इट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या सीखा कि दा के साथ अगर कभी भी नाउन आता है ना, तो उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, वो प्रोनाउन के बराबर हो जाता है। दा के साथ जब भी नाउन आता है तो वो प्रोनाउन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो दा फार्मर की जगह भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप एक बात समझ गए कि सर कहीं पे भी अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो, कहीं पे भी सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका असली में मतलब पता है क्या है? इसका असली में मतलब ये है ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसका असली में मतलब ये हो गया ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गई मेरी बात? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया। वही अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस ऐसा देता हूं, डैश लायन नेवर ईट्स अबेंडेंट फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस, ठीक है। यानी कि जो लायन होता है वो कभी भी लायन नेवर ईट्स अबेंडेंट फ्लैश, तो वो कभी भी थोड़ा हुआ मांस नहीं खाता। वॉइस इको हो रही है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए बेटा। सर वॉइस इको हो रही है, माइक हल्का सा दूर कर लो। ओके ओके कर दिया बेटा, अभी सही है। चलो, तो यहाँ पे लिखा है डैश लायन नेवर ईट्स अबेंडेंट फ्लैश। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन इस तरीके से आ गया, ए एंड द, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया आपको, ए एंड द, या फिर नो आर्टिकल,
ठीक है, ए एन द या फिर आपका नो आर्टिकल। ठीक, देखिए डैश लायन नेवर ईट्स अबेंडेंट फ्लैश, यानी कि एक जो लायन होता है कभी भी छोड़ा हुआ मांस नहीं खाता। अब आप ये सोचिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले एन नहीं आ सकता, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम जानते हैं कि सर एन का यूज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एल से स्टार्ट हो रहा है लायन, साउंड देखो इसका। ठीक है, अब ये क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको कोई ना कोई तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन इसमें है कि अ लगाएं या द लगाएं, कंफ्यूजन इसमें है अ लगाएं या द लगाएं। देखो बताता हूं, अगर आप यहाँ पे गलती से भी दा लगा देते तो पता क्या हो जाता, गलती से भी दा लगा दो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दा प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, तो इसका मतलब इट नेवर ईट्स ऐसे बन जाना चाहिए, है ना भाई। लायन के बारे में क्या हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यहाँ पे लायन के बारे में मैंने कोई बात पहले कही हो कि मैंने कल एक लायन देखा था जो कि कभी भी छोड़ा हुआ मांस नहीं खाता। क्या इस लायन को मैंने इससे पहले कहीं पे भी यूज किया, कहीं पे भी बताया, कहीं इसके बारे में मैंने मेंशन किया? नहीं मेंशन किया। ठीक है, इस लाइन के बारे में हमने पहले कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया। तो जब हमने इसके बारे में कोई भी बात हमने पहले मेंशन नहीं करी है तो ऐसे में हम यहाँ पे द लगा ही नहीं सकते। दा का मतलब हो गया कि मैंने पहले मेंशन किया होगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो दा बॉय लिखा है, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इसके पहले हमने कोई ना कोई बॉय के बारे में बताया होगा कि मेरा एक दोस्त है, मैंने कल एक लड़का देखा वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आगे मैंने बॉय के बारे में बताया होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर मैं दा लगा रहा हूँ इसका मतलब मैंने लाइन के बारे में पहले बता दिया होगा, तभी दा लगाते। तो यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ आगे लिखा होगा, तो ऐसे में हमें अ लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ कॉमन हो रही है सारी लाइनों की। ये जो एक लाइन होता है वो कभी भी छोड़ा हुआ मांस नहीं खाता है। समझ में आ गई बात बेटा? पूरी प्रजाति को डिनोट करने के लिए भी आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बनाना होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, आप इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि दा बॉय वहां लिखा था तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते। वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर मैं कहीं पे भी दा बॉय कह रहा हूं इसका मतलब मैं ही कहना चाहता हूं वहां पे, और कहीं पे भी ही कह रहा हूं इसका मतलब दा बॉय कहना चाहता हूं वहां पे। समझे? वो तो सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए था। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डैश लायन नेवर ईट्स अबेंडेंट फ्लैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम दा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दा का मतलब ये हो गया कि हमने इस लाइन को पहले से ही मेंशन किया होगा सेंटेंस में, जो कि यहाँ तो है नहीं मेंशन, इसलिए आपका आ जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है? जल्दी बताइए। हम्म, मजा आ रहा है आर्टिकल पढ़ने में चलिए ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप लोग ना आपका फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर भी आप फीडबैक दिया कीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा हो। आप अपना फीडबैक, आपके वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया कीजिए टेलीग्राम के चैनल पे भी, जो आपका ग्रुप बना हुआ है चौपाल का, उसमें साथ ही साथ में इसके कमेंट बॉक्स में भी, क्योंकि आप इसमें ऑफलाइन में भी कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना फीडबैक दिया कीजिए। इसके अलावा एडिटोरियल की मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है, वहां पे भी आया कीजिए, बहुत शानदार क्लास चलती है। अगर आप उसमें रोज अटेंड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास को, तो आप लोगों को यकीन मानिए बहुत फायदा मिलेगा वहां से। ठीक है, यकीन करिए बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, राइट? हम्म, चलो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपको क्लियर हुए होंगे। तो अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करूंगा, लेकिन जाते हुए आपको बता दूं मेरी सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, सारे बच्चे जरूर जुड़ा कीजिए। और ये 4:30 बजे वोकैब विस्तार की क्लास होती है जो अब खत्म होने वाली है, मतलब अब आपका ये सीरीज खत्म हो जाएगा वोकैब विस्तार का। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों के जितने भी टॉपिक होते हैं मैंने सारे कवर करवा दिए, तो अब आपकी वोकैब विस्तार एंड हो जाएगी। आजकल के अंदर इसको खत्म कर देंगे, लास्ट सेशन है, और फिर आपसे आपका यूट्यूब पे ये वाली क्लास रहेगी। और एसबीआई क्लर्क के जो मेंस वाले बच्चे हैं उसको तो पता ही, एप्लीकेशन पे तो मैं क्लास ले रहा हूँ मेंस लेवल की, बाकी मैम भी ले रही है यूट्यूब पे, बहुत शानदार क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ। बाकी अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो यहाँ से पूछ सकता है। फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन टेलीग्राम, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी, डीवीडी डेली वोकैब डोज की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और सुबह 8 बजे वाली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में सभी बच्चे जरूर जुड़ा कीजिए। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।